हेलो वंस, वेलकम बैक। स्टेट ऑफ मैटर के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर पर बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती क्या है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा गैस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उस पर बात करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग चार्ल्स लॉ, वाइल्स लॉ और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जो उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जिसमें कम से कम 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और ये हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब किस किस के बीच में ये बॉन्ड बनता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 1 hydrogen atom which must be connected with more electronegative atoms like FON। एक हाइड्रोजन जो इन तीनों से जुड़ा हुआ हो कहीं पर और वो दूसरे FON के साथ बॉन्ड करेगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे मैंने यहां ले लिया HF, तो आप यहां देखो, यहां पर H किसके साथ कनेक्ट है बच्चों? F के साथ। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से एक है। अब ये दूसरे H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ बनाएगा? किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया HF, फिर मैंने यहां पर लिख दिया HF, फिर मैंने यहां पर लिख दिया HF। अब आप देखो बच्चों, यहां पर जो F है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा क्योंकि दैट हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विद दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर ये F इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ये F इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो खुद एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मैं लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, अगर मैं यहां पर लिख दूं HF और फिर मैं आपसे कहूं कि क्या इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस H के बैक में क्या है? कार्बन है और वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसलिए यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की सिर्फ 2 शर्तें हैं। जो हाइड्रोजन खुद है वो दूसरे अपने पास वाले एटम जिससे जुड़ा है दैट मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो वो F हो या O हो या N हो, ओनली दीज 3। नंबर 2, ये हाइड्रोजन एटम दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड करेगा। अब आओ यहां पर, क्या ये ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा? हाँ, कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर इसके पीछे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है बेटा जब हाइड्रोजन के साथ एक मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो प्लस उसके सामने F हो, O हो या N हो, जिसको हम शॉर्ट में फ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को देख करके हमें यह अंदाजा लगाना है कि इसमें स्पीसीज में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जरा बात कर लेते हैं। ये तो हमको समझ में आ गई कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये होते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टाइप कितनी होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं, जब देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप। एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यह बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स और यह बॉन्ड बनता है इन द मॉलिक्यूल्स।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा, पूरा एक इंटायर मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का, NO, यहां पर ये H। अब बेटा एक बात यहां पर ध्यान रखना, मैंने अभी हाल आपसे क्या बताया था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो किस किस के बीच में बनना चाहिए। यहां पर देखो बेटा, अगर हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो वन एटम मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड एटम मस्ट बी हाइड्रोजन। एक एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव में कम होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग एक नाइट्रोबेंजीन लिखा, ओके, इसी तरह से मैं एक नाइट्रोबेंजीन और लिख दूं, NO, ये लिख दिया। अब हमें पता है बेटा कि यहां पर नाइट्रोबेंजीन, ठीक, और यहां पर भी नाइट्रोबेंजीन, यहां पर O होगा। अगर हम इनको एक्वस मीडियम में डाल दें, वाटर के साथ ऐड कर दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, HOH, HOH। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वाटर है, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन है, तो यहां पर ये बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी क्रिएट हो जाएगी, पार्शियली इंट्रा के अंदर पार्शियली कनेक्ट हो जाएगी, जबकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। आप कहेंगे सर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 मिनट पहले कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अच्छा दिख नहीं रहा है यहां पर, ओके। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैं इसको आपको बताऊं, यहां पर ये H और इसका O, देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। लेकिन यहां देखो कि ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, और फिर भी बन गया। जबकि अभी हाल अपन लोगों ने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होगा तो उसके पीछे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बेटा ये कार्बन जो है ना, डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग मोर s कैरेक्टर देन sp3, और यहां पर ये कार्बन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन। अगर यही बॉन्ड में ऐसे करूं, CH3 CHH और CH2OH, अगर मैं ऐसे करूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये नहीं बनेगा, जबकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। रीजन इज दिस कि ये कार्बन बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, वो नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होता है। यहां पर देखो जरा, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और ऑब्वियसली है बिकॉज ये कार्बन कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है बच्चों, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन पर मोर s कैरेक्टर होता है, मोर s कैरेक्टर जिसके ऊपर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हेंस नाइट्रोबेंजीन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेगा, जबकि ये नाइट्रोबेंजीन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना रहा। तो ये इंट्रा का एग्जाम्पल नहीं है, ये इंट्रा का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये इंट्रा का एग्जाम्पल एक ये, लेकिन नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड। दिस इज द डिफरेंस, ओके। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। चलो देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों क्या होते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बन जाए।
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे HF के बीच में, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। उसी तरह से वाटर के साथ भी बन जाएगा, HOH, इस तरह से वन वाटर मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यहां पर देखो एक इस ऑक्सीजन की, यहां पर क्योंकि यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव शो कर रहा है, यहां पर भी शो कर रहा है। ओके, सो इन चीजों को बेटा हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये इंट्रामोलिकुलर इसलिए है बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स के बच्चों बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब जरा इसकी प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर अपन लोग टाइप्स बदल दें, यानी एलिमेंट्स बदल दें, तो इसकी स्ट्रेंथ भी बदल जाती है। छोटी सी एक बात समझना होगा, क्या? सबसे पहले तो ये नोट करना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड नेवर इन्वॉल्व्स मोर देन 2 एटम्स। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन मोर देन 2 एटम्स। कभी भी इस बात को नोट करके रखना है, 2 एटम से ज्यादा पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नॉर्मली नहीं बनेगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रेंज कितनी जाएगी बेटा? 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। रेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 3 से 10 किलो कैलोरी पर। ओके, तो इतनी बॉन्ड एनर्जी जाएगी, किलो कैलोरी पर मोल पर है। अच्छा, दूसरी 10 से लेकर के 100 किलो कैलोरी पर मोल तक की भी इसकी किलो जूल पर अगर अपन बात करें तो किलो जूल में इसकी यूनिट बदल जाएगी, 10 to 40 किलो जूल पर मोल, और 10 से 40 किलो जूल पर। ये रेंज है इसकी। इसका मतलब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड की भी रेंज, यानी कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। सर ऐसे कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे अगर F और H का हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है O के साथ बच्चों, तो आप देखिए यहां पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास F है, F से जुड़ा है H। इस F ने H के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींचा तो H के ऊपर डेवलप हुआ प्लस पार्शियल, और O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहां पर हो जाएगी। और इसकी जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है किलो जूल पर मोल में, वो 40 से 45, 40 से 45 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी है। मतलब अच्छी खासी बॉन्ड एनर्जी है बच्चों इसकी। अगर हम दूसरे की बात करें, मान के चलो यहां पर F H, अब O की लिया था, अब O के लिए थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, F कर देते हैं, ठीक है। फ्लोरीन पर आ जाता है तो फ्लोरीन की 23 से 25 हो जाती है, 23 से 25 किलो जूल पर मोल। आप कहेंगे सर फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर यहां पर कम क्यों हो गया? बेटा रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन के खुद के एटम के पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से आपस में रिपल्सन होता रहता है, और यही कारण है कि ये रिपल्सन इसको वीक बना देता है। सो दिस इज द रीजन कि यहां पर ये वीक बन जाता है। तीसरे नंबर पर अगर OH, यहां पर देखो क्या था, F था, H किसके साथ जुड़ा था? देखो बेटा यहां पर F के साथ, यहां पर भी H किसके साथ जुड़ा था? F के साथ। अगर हम OH और बॉन्ड बना दें किसके साथ? O के साथ। अब हाइड्रोजन बॉन्ड O के साथ चला गया तो आप देखिए ऑक्सीजन के हाइड्रोजन इसके पीछे है क्या? यहां पर O वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सामने क्या आ गया? O। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? ध्यान देना है, इसकी हो जाएगी आपकी 20 से 30 किलो जूल पर मोल, 20 से 30 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी बेटा हो जाएगी। इसी तरह से अगर OH और S की बना दें, OH S भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा नहीं, S भी बनाता है तो 15 से 20 केवल 15 से 20 किलो जूल
पर मोल बॉन्ड एनर्जी निकलती है बेटा। सो इन चीजों को आपको याद रखना है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर H और F लिया था, O के साथ किया था, तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं, और इस वजह से अगर H O से जुड़ा है तो ज्यादा किलोजूल पर मोल इसकी बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको देना पड़ेगा, यानी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहा है। F थोड़ा सा कम हो रहा है, कितना जा रहा है F बेटा, F जा रहा है इतना, ये देखो F 23 से कितना जा रहा है 25 तक। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है 23 से 25 क्यों, क्योंकि F के खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो रिपल्सन करते हैं। सो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग किसके बीच में होगा, FH और O के बीच में, उससे कमजोर FH F के बीच में, उससे कमजोर OH O के बीच में, उससे कमजोर OH और S के बीच में। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आपको बेटा हो सके तो इन डिजिट्स को थोड़ा सा याद रखना, ताकि आने वाले टाइम पर जब आप कंपटीशन की एग्जाम्स को देंगे तो यहां पर इस चीज का डायरेक्ट आपको फायदा बेटा मिलेगा, और आपसे पूछा जाएगा आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से आपको मिलेगा विच इज फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन लोग थर्मल एनर्जी पर। हाइड्रोजन बॉन्ड को देने वाला साइंटिस्ट का नाम जानते हो कि 1920 में लेटिमियर ने इसका नाम दिया था, लेटिमियर LAITMER। तो लेटिमियर ने 1920 में हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में बनते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ के रखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर टाइप बन जाता है, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये माना जाता है और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि इफ एनी कंपाउंड इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट प्रोबेबली वो लिक्विड फेज में होगा। नंबर 2, उस कंपाउंड्स का मोस्ट प्रोबेबली जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों थर्मल एनर्जी पर। तो यहां देखना होगा कि थर्मल एनर्जी होती क्या है। ओके, चलो बात करते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक, अगर हम लोग बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है, गैस से लिक्विड बनाया जा सकता है, और लिक्विड से सॉलिड भी बनाया जा सकता है। सॉलिड को डायरेक्टली आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, और गैस को डायरेक्टली आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि ये पूरा इंटर कन्वर्जन थर्मल एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। लिक्विड से अगर आप गैस बनाना चाहे तो क्या करोगे, यहां पर हीट करोगे, लिक्विड से गैस बन जाएगी। कोई भी लिक्विड है उसको आप गर्म कर दीजिए, गैस बन जाएगा। और अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है तो आपको भी मालूम है क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा। सॉलिड से अगर लिक्विड आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, मेल्टिंग कहलाता है। और अगर लिक्विड से आपको सॉलिड बनाना है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है, मालूम है, या फ्रीजिंग कहलाता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग लिक्विड से गैस को हीट देंगे तो ये प्रोसेस को वेपोराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। गैस से अगर लिक्विड बनाना है तो लिक्विफेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है तो सब्लिमेशन कहते हैं। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। इतने तरीके से हम स्टेट ऑफ मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। थर्मल एनर्जी अगर देखा जाए तो अगर हम लोग गैस और सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो गैस में जरा सी एनर्जी देने पर वो तेजी से वाइब्रेट करके साथ साथ एक्सपेंड करेगी और अनलिमिटेड एरिया कवर करेगी, क्योंकि गैसों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इस चैप्टर को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, द गैसियस स्टेट। ये थर्मल एनर्जी था। अब हम लोग बात कर रहे हैं द गैसियस स्टेट। हेडिंग डाल दीजिए, गैसियस स्टेट।
बेटा सबसे पहले गैस की आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे गैस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है और गैस का वही वॉल्यूम होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल। नंबर 1, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। दे occupied the volume of the container in which they are taken। जिसके अंदर उसको लिया है उसी का ये क्या करेंगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। और एक्सपेंड विदाउट लिमिट्स, गैसेस एक्सपेंड्स विदाउट लिमिट्स। अगर आपने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया तो गैसेस अनलिमिटेड एक्सपेंड करेंगी एंड द वॉल्यूम ऑफ सेफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। कुछ हद तक गैसेस वाइल्स और चार्ल्स के लॉ को फॉलो करती है। फॉलोज वाइल्स एंड चार्ल्स लॉ विद सम लिमिटेशंस। सारी गैसेस बेटा पूरी तरह से वाइल्स को या पूरी तरह से चार्ल्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन जो गैसेस वाइल्स और चार्ल्स को फॉलो करती हैं वो कुछ लिमिटेशंस के साथ बच्चों फॉलो करती हैं। गैसेस कितनी तरह से हो सकती हैं, एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। डाई एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, H2, N2, O2। ट्राई एटॉमिक गैस जैसे CO2, O3 एटसेट्रा। एंड पॉली एटॉमिक गैसेस आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तो बेटा गैसेस की हमारे पास टेंडेंसी हो गई। अब हमें बात करना है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या होती हैं। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज में अब हम लोग देखते हैं गैसेस स्टेट की कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हैं। तो बेटा मेजरेबल प्रॉपर्टी में आता है सबसे पहले मास, और गैस के मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, या फिर मोल पर लीटर में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं कि कितने किलोग्राम गैस है, ठीक है। तो मास ऑफ द गैस डिपेंड करेगी मास ऑफ द कंटेनर माइनस मास ऑफ द कंटेनर आफ्टर रिमूविंग द एंटायर गैस, यानी मास ऑफ द गैस विल मास ऑफ द गैस प्लस mass of the container minus mass of the container after removing gas। उस कंटेनर में से पूरी गैस को हटा दो, तो जो कंटेनर पहले क्या करो, गैस को भर लो, कंटेनर को भी दोनों को मेजर कर लो। कंटेनर के अंदर गैस भर लो, क्योंकि गैस को तो आप तौल नहीं सकते, ऐसे पकड़ लोगे क्या। तो पहले कंटेनर ले लो और उसके अंदर गैस भर दो। जब वो कंप्लीटली अप्रोक्स भर जाए, उसका प्रेशर मेजर कर लेंगे। जब वो भर जाए तब हम क्या करेंगे कि अंदाजा लगा लेंगे कि नॉर्मली इतनी गैसेस के अंदर जा रही है, प्रेशर को भी ध्यान रखना है। आफ्टरवर्ड उस गैस को पूरा एस्केप कर दीजिए और फिर से मेजर करिए। जो मास बचेगा कंटेनर का माइनस करने के बाद, तो आपको पता है कि जितना कम पड़ रहा है वो मास, वो किसका था, गैस का था। तो यहां से गैस के मास को हम लोग बेटा मेजर कर सकते हैं। मोल ऑफ गैस क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ गैस बराबर वेट ऑफ गैस अपॉन
मोलर मास ऑफ द गैस। यहां से हमें पता चलता है मोल ऑफ गैस, वेट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं एंड वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आप इसको स्मॉल m कैपिटल M से भी लिख सकते हो, स्मॉल m वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मेजरेबल, ये तो हो गया किसका मेजरेबल प्रॉपर्टी में, मेजरेबल प्रॉपर्टी में ये क्या था बच्चों, मास था। अब मेजरेबल प्रॉपर्टी में हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है वॉल्यूम। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस जिसका अपन को निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम को किसी गैस के वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों देखते हैं किसी गैस के वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ गैस बराबर 22.4 लीटर बराबर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द मोल ऑफ गैस, ठीक है। अगर हम इस गैस का 1 मीटर क्यूब ले लें तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। या फिर 1000 लीटर, ठीक है, या फिर 1000 लीटर, एक ही बात है। अगर इसी को सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालना हो तो सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 और सेंटीमीटर क्यूब, या 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ गया। 1 ml बराबर कितना होता है, 1 ml, अगर हम लोग 1 ml की बात करें बच्चों तो कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को तो कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc, 1 cc इसी को तो कहते हैं। 1 ml से आप यहां से निकाल सकते हो। 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ml, 10 टू द पावर 3 ml, ये भी उसी की मेजर। तो तमाम यूनिट है आप देख सकते हो, जितना भी 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, इसका बताओ कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, इसको 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 टू द पावर -3 मीटर। तो यहां से हमें सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है रिलेटेड विद वॉल्यूम की, और 1 वॉल्यूम कवर करता है 22.4 लीटर, ये 1 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोलर वॉल्यूम कवर करता है 22.4 लीटर, इसको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं और मेजरेबल प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं टेम्परेचर की। मेजरेबल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर की बात करते हैं। तो बेटा टेम्परेचर 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ टेम्परेचर होते हैं हमारे पास केल्विन में, कुछ टेम्परेचर होते हैं डिग्री सेल्सियस में, और कुछ टेम्परेचर होते हैं फ़ारेनहाइट में। तो गैस के लिए ये तीनों डिफरेंट टेम्परेचर अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिए कौन कौन से 3 तरह के टेम्परेचर बताए हैं। सबसे पहला टेम्परेचर नोट करें डिग्री सेल्सियस, दूसरा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर को आप नोट कर लीजिए, सेकंड इंपॉर्टेंट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, और तीसरा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर केल्विन स्केल। तो बेटा सबसे पहले तो देखना है केल्विन स्केल। IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, इस IUPAC ने टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी है वो कौन सी मानी है, केल्विन स्केल। तो ये बात आपको याद रखनी है, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है, केल्विन स्केल। इसी तरह से अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करें, केल्विन में बात करें या डिग्री सेल्सियस में बात करें, तो आपको रूल याद रखना है तीनों में क्या रिलेशन होता है, किस किस में, फ़ारेनहाइट जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री C जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5/9 इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K -273। ये रिलेशन आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। 5/9 इन ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट -32 5/9, ठीक है। 5 अब ये रिलेशन को ड्राइव कैसे करते हैं इसकी बात अलग अपन देखेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट -32
इन दोनों को आपको यहां से माइनस कर देना है, इज इक्वल टू मिलेगा आपको डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू इसी का रिलेशन अगर के साथ निकालना है तो k माइनस 273। ये रिलेशन आपको बेटा याद रखना है। और अगर इसी को हम लोग अलग अलग करते तो अलग अलग भी निकाल सकते हो आप। अब केल्विन में क्या अंतर होता है, केल्विन किसके बराबर होता है, अगर केल्विन बनाना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपको कर देना है। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस बनाना है तो केल्विन 2 माइनस 273। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस बनाना चाहते हो तो केल्विन के टेम्परेचर में से 273 को माइनस कर दो। अगर आप केल्विन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन बनाना चाहते हो तो जो भी डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया है उसमें 273 को आप ऐड कर दिए, आपका वहां पर काम बन जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे अब हमें मिलता है मेजरेबल फैक्टर गैसों का, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको हम कहते हैं प्रेशर। मेजरेबल फैक्टर प्रेशर। बेटा प्रेशर सबसे पहले बात करनी है, होता क्या है? सभी लोग चिल्लाते हैं 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। होता क्या है? समुद्र का जो लेवल होता है बेटा, सी लेवल, समुद्र का लेवल से हम किसी भी प्रेशर को मेजर करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्चुअली है क्या? तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू द एवरेज प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल एट एल्टीट्यूड 45 डिग्री। यानी एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री के एल्टीट्यूड का जो सी लेवल का प्रेशर होता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बेटा बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर किस किस चीज पर डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट, एल्टीट्यूड, नंबर 2 डेंसिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसों की डेंसिटी क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपोजिशन ऑफ एयर, ये भी करता है। पार्टिकुलर प्लेस, कंपोजिशन ऑफ एयर एट पार्टिकुलर प्लेस। तो बेटा इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, हमें याद रखना है, किसी भी गैस का प्रेशर। अब बेटा प्रेशर को नापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं? तो आपको पता है प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, अगर हम इसको भी ओपन कर दें तो P बराबर क्या होता है? HdG। P इक्वल टू HdG। ये क्या है? H मरकरी लेवल की कितनी हाइट जा रही है किसी बैरोमीटर में, D डेंसिटी, और G क्या है? वाइब्रेशन पॉइंट। तो यहां से हम लोग प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। बेटा प्रेशर की जगह यूनिट्स की बात कर लो, 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? प्रेशर की यूनिट्स देखो तो बेटा 1 एटमॉस्फेयर बराबर 76 देखो mm ऑफ Hg भी होता है और सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होता है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm ऑफ Hg, ये दोनों यहां पर प्रेशर है, ठीक है, याद रखना। या फिर 760 टॉर्क, इसको भी मेजरेबल यूनिट्स में बेटा माना गया है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, 760 टॉर्क, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इसकी कुछ और यूनिट्स की, तो नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं आपको, लिखिए 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल। 101.3 किलो पास्कल 1 एटमॉस्फेयर। दूसरा नोट कर लीजिए 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट से बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की एसआई यूनिट से आपको पता है। 1 बार इक्वल टू लिखिए 0.98 एटमॉस्फेयर, 1 बार 0.98 एटमॉस्फेयर, याद रखना बेटा 0.98 एटमॉस्फेयर 1 बार इक्वल टू, नोट करते जाओ, या 14.5 साई भी कहते हैं, वो छोड़ो, इतना नहीं करना है, इतना ही करो। फिर नेक्स्ट 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार, 1.013 बार 1 एटमॉस्फेयर। इतनी यूनिट्स आपको याद रखनी है, इतनी यूनिट्स आपको बेटा याद रखनी है। क्या? 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm ऑफ Hg और 760 टॉल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.3 किलो पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इक्वल्स टू 0.98 एटमॉस्फेयर, या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1 बार, अप्रोक्स 1 बार ही मानते हैं, यानी 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार लगभग एक दूसरे के बच्चों कैसे होते हैं, इक्वल में होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बॉयल्स के लॉ पर, हेडिंग डाल दीजिए बॉयल्स लॉ, हेडिंग डाल दिए बॉयल्स लॉ, और 1662 बहुत पुराना लॉ है। बॉयल्स लॉ 1662, ओके, स्क्रीन क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके गुड। देखो बच्चों, साइंटिस्ट बॉयल्स ने एक लॉ दिया था, और इस लॉ के उसने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to its volume at mass constant or a fixed mass ऑफ अ गैस। बच्चों, इसने कहा था कि अगर एक कंटेनर आपने ले लिया, इसमें आपने प्रेशर लगाया P1, जिसका वॉल्यूम इतना ज्यादा था V1। जैसे ही आपने इस कंटेनर का प्रेशर बच्चों बढ़ाया, ये इतना प्रेशर आपने कर दिया, अब बच्चों वॉल्यूम बचा हमारे पास V2। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर P1 कम है ना, और इसमें P2 ज्यादा है, P2 ज्यादा है। P2 प्रेशर मोर है, यहां पर प्रेशर लेस है, मोर प्रेशर लेस प्रेशर। लेकिन वॉल्यूम में देखो बेटा, V1 ज्यादा है, V2 कम है, यानी एक दूसरे में इनवर्सली रिलेशन आ रहा है, और यू कैन से प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/V। V volume, P pressure, fixed mass of gas if temperature and pressure are temperature and mass of gas are constant। अगर ये दो चीजें कांस्टेंट हैं तो वी कैन राइट P इज इक्वल टू K1/B बच्चों, या वी कैन राइट PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K भी हम लिख सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर अपन लोग गैस इक्वेशन में चले बेटा, तो गैस इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, PV इज इक्वल टू nRT, ये गैस इक्वेशन। तो हम PV की जगह nRT लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं nRT बराबर K, लिख सकते हैं कि नहीं? nRT बराबर, भाई PV की जगह nRT लगा दिया, nRT बराबर K। अगर N एंड R ऑफ द गैस आर फिक्स्ड, क्यों? N तो मोल है, हर गैस का फिक्स मोल होगा, R रेडबर्ग कांस्टेंट है, वो भी फिक्स होगा,
तो यहां पर अगर कभी भी बच्चों अपना के की वैल्यू बढ़ेगी तो टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस चीज को वाइल्स के लॉ ने ही एक्सप्लेन किया था। यानी जो कांस्टेंट होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? टेम्परेचर पर। यानी जो भी अपन लोग कांस्टेंट देखेंगे वो डिपेंड किस पर करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये किसने दिया था बच्चों? वाइल्स ने दिया था। और वाइल्स ने ये भी कहा कि अगर आपके पास दो कंटेनर हैं, कौन कौन से कंटेनर हैं? दो कंटेनर हैं आपके पास, ए और बी। एक कंटेनर में प्रेशर P1 है, दूसरे में P2 है, उसका वॉल्यूम V1 है और V2 है, तो दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा? दो कंटेनर आपने लगाए, P1 वॉल्यूम V1, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, P2 कर दिया, वॉल्यूम बच गया V2, तो P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। किसी गैस, इसमें दो कांस्टेंट रखने हैं बच्चों, केवल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर देना, मास को भी फिक्स करना है, मास बदलना नहीं है पूरे रूप में। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास याद रखना है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि सर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या होंगे। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइल्स लॉ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाइल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइल्स लॉ। बेटा एक बात ध्यान रखना, अभी अपन ने पढ़ा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b या P बराबर K 1/b या PV इज इक्वल टू K। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास यहां पर बना रहा हूं PV इज इक्वल टू K है, दिख रहा है स्क्रीन में यहां तक? एक बार चेक कर लो। अरे काफी है यार, तो मैं यहां से बना देता हूं PV इज इक्वल टू क्या है बच्चों? K। तो अगर PV बराबर K है और अगर मैंने मान के चलो K की यूनिट मैंने बड़ा सा लिख दूंगा थोड़ा सा, PV इज इक्वल टू K को मैंने मान लिया 10 और अगर P को मैंने माना 1 तो V को मुझे कितना मानना पड़ेगा बच्चों? 10। ठीक है, अब अगर मैंने K को तो उतना ही रखा, P को कर दिया मैंने 2, तो V को कितना लेना पड़ेगा? 5 2 10। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। अगर मैंने इसको 10 कर दिया, P को मैंने 3 कर दिया, P है इधर, P को मैंने 3 कर दिया, तो V कितना हो जाएगा? 3.33। अगर मैंने यहां माना 10 और P को कर दिया 4, तो V कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा कि नहीं? और अगर मैंने यहां पर कर दिया P को 5, तो V कितना हो जाएगा? 5 2 जा 5 4 जा 5 2 जा, यहां पर कितना? 5 2 जा 10। तो बेटा एक बात बताओ, यहां P1 के लिए P10, P2 के लिए 5, 3 के लिए 3 3, 4 के लिए 2 और 5 के लिए आपके 5 2 जा 10। तो जितना P और B का मल्टीप्लीकेशन होगा वही तो K होगा। बताओ, तो अगर हम इसमें ग्राफ खींचें, यानी ग्राफ बिटवीन P वर्सेस V, ग्राफ नंबर 1, तो P वर्सेस V का ग्राफ हमने खींचा, ये बनाया एक ग्राफ बच्चों। इस ग्राफ में मैं यहां पर V मान लेता हूं, बढ़ रहा है, यहां पर मैं प्रेशर मान लेता हूं, बढ़ रहा है। कितना मान लूं प्रेशर को? मैं यहां पर मान लेता हूं P को 1 2 3 4 5 और V को मान लेता हूं मैं यहां पर, कितना मान लेता हूं? V को 2 मान लिया, फिर 2.5 मान लिया, फिर मैंने 3.3 मान लिया। ठीक है, फिर मैंने यहां पर B को 5 मान लिया, फिर B को मैंने यहां पर 10 मान लिया। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम उतना ही घटेगा? आपको भी पता है कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो जब प्रेशर अपने पास 1 था तब वॉल्यूम कितना था? 10। तो यहां पर एक निशान लगा दिया मैंने, गॉट इट? मैं इसको रेड पेन से निशान लगा देता हूं, इजी हो जाएगा। ये 10 है, ठीक है। जब हमारे पास प्रेशर 1 था, मेरी फिंगर्स के निशान पर देखो, जब मेरे पास प्रेशर 1 था तो वॉल्यूम कितना हो गया? 10। जब मेरे पास प्रेशर 2 आया तब भी वॉल्यूम अपने पास कितना हो गया? वॉल्यूम 5।
तो प्रेशर 2 और वॉल्यूम 5, वेरी गुड, यहां पर आ गया इसका निशान। तीसरे नंबर पर चेक करो, प्रेशर कितना होगा 3, प्रेशर 3 तो वॉल्यूम कितना हो गया 3.3, यहां पर आ गया। प्रेशर हो गया 4 तो वॉल्यूम कितना पहुंच गया 2.5, इतना पहुंच गया। प्रेशर हो गया 5 तो वॉल्यूम हो गया अपने पास 2। अब बेटा अगर हम इन सबको मिला दें तो हमें एक हाइपरबोला ग्राफ मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, हाइपरबोला कर्व, ये मिलेगा। क्योंकि इस पूरे ग्राफ में, पूरे लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चों इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म कर्व। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोथर्म कर्व। और इस कर्व के ऊपर कोई भी अगर हम टेम्परेचर की यूनिट लगा दें तो सेम होगी, क्योंकि टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट ले रखा है, टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट ले रखा है। मान के चलो बेटा अगर मैं यही बात बढ़ा देता हूं, उसको मैंने लिया टेम्परेचर T1 कांस्टेंट था। अब मैं बेटा यही ग्राफ अगर आपसे कहूं कि P V इक्वल्स टू K में K कितना हो गया 100 हो गया, तो मुझे बताओ अगर आपने P को 1 लिया तो V को कितना लोगे 100, तभी तो 100 होगा। अगर आपने P को 2 लिया तो V को कितना लोगे 50, तभी तो 100 होगा। अगर आपने P को 3 ले लिया तो V 33.33, तभी तो 100 होगा। अगर P को आपने 4 कर दिया तो V को ले लो 25, तभी तो 100 होगा। या P को आपने किया 5 तो V को 4 कर दो, तभी तो 20। तो आपके पास 100 आ जाएगा ऐसी कंडीशन में। अब अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करें, टेम्परेचर ले लिया अपन ने इसके लिए, टेम्परेचर T2 कांस्टेंट टेम्परेचर, पूरे में टेम्परेचर को नहीं बदलना है, तो बच्चों जो दूसरा ग्राफ मिलेगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा, यहां पर ग्राफ मिल जाएगा। और इस ग्राफ के ऊपर अगर कोई भी मैं टेम्परेचर के पॉइंट्स को इंडिकेट कर दूं तो इन सभी, इसका टेम्परेचर कितना है इस ग्राफ का T2 टेम्परेचर। इसी तरह से और बड़ा अगर आप खींचेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा T3 मिलेगा। तो बेटा एक बात बताओ, टेम्परेचर आपने बढ़ाया लेकिन हर एक ग्राफ के लिए तो कांस्टेंट किया, फिर बढ़ाया, इस पूरे ग्राफ के लिए कांस्टेंट किया, फिर बढ़ाया, फिर इस पूरे ग्राफ के लिए कांस्टेंट किया, तो टेम्परेचर ज्यादा कैसे जा रहा है T3 T2 T1, ये जा रहा है, T3 जा रहा है, T2 जा रहा है, T1 जा रहा है। यानी इस ग्राफ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, किसी भी ग्राफ पर कोई भी टेम्परेचर का मैं पॉइंट्स लगा दूं, जैसे मैंने कहा ये, तो इसका और इसका टेम्परेचर बराबर होगा, इन सब का टेम्परेचर बराबर होगा, और इन सब का टेम्परेचर भी बच्चों बराबर होगा। तो यहां से सवाल कैसे बनेंगे, ये ग्राफ हो गया अपना किसके बीच में, P वर्सेस V के बीच में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको क्वेश्चन करा के देता हूं। खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से हर बार सवाल देखने को मिल जाएगा आपको। आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर लगा रहे होंगे तो आपको यहां से एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। ये ग्राफ दिया है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहां पर V, यहां पर P, ये दिया है P वर्सेस B का ग्राफ है। आपको यहां पर एक पॉइंट दिया है A, B, C, D, E, F। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बेटा ये T1 टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इस ग्राफ के लिए, इस कर्व के लिए T2 कांस्टेंट होगा, इस कर्व के लिए T3 कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर तो बढ़ता जाता ना, तो T3 T2 T1। अब आप देखो T3 के नीचे क्या क्या आ रहा है, तो T3 के नीचे बेटा आ रहा है F, सबसे ज्यादा F। T2 के नीचे आ रहा है EDC यानी C D E,
इन सब का बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही कर्व पर आ रहे हैं। इसके बाद होगा A बराबर B। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि T3 पर F आ रहा है, T2 पर D C D E आ रहा है और T1 पर A इक्वल्स टू B आ रहा है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ना? ऐसे सवाल बहुत देखने को बेटा मिल जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगर इनसे सवाल पूछा जाए T3 T2 T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, तो बच्चों ऑब्वियसली T3 का ज्यादा होगा, जिसका कर्व जितने ऊपर आएगा, जितना कर्व जितने ऊपर आएगा उसका टेम्परेचर उतना ही तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती से भी सरल सवाल नहीं छूटना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्राफ पर बात करते हैं। एंड ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 PV वर्सेस V या PV वर्सेस P। बच्चों वेरी सिंपल है, अगर आपने यहां पर एक ग्राफ खींचा PV, आप इसी को क्या लिख सकते हो K, या इसी को NRT लिख सकते हो। यहां पर किसकी आपने परपेंडिकुलर उसके साथ खींचा, V के साथ खींचा। तो बेटा एक बात बताइए, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर V बढ़ाने पर K को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कांस्टेंट को क्या फर्क पड़ेगा। किसी भी एट कांस्टेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एग्जाम्पल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में PV और K में खींचा तो K को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर तो स्टेबल है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल जाएगी T1 की, दूसरा T2, तीसरा T3, क्योंकि यहां पर लिख दे रहा हूं एट फिक्स टेम्परेचर एग्जाम्पल एट 25 डिग्री नो इफेक्ट ऑन K पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि PV एक्चुअली क्या है, K है। तो टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा हुआ, हाँ हर एक टेम्परेचर के लिए अलग आएगा। ये मान के चलो 25 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री सेल्सियस के लिए, ये 40 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो इसके केस में बच्चों क्या हो जाएगा, T3 T2 और T1 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। चाहे आप PV वर्सेस V का बना लीजिए और चाहे PV वर्सेस P का बना लीजिए, दोनों में बात बिल्कुल सेम रहेगी। अब हम लोग तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बाइंस के लिए बात करते हैं। वो क्या है बच्चों, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V के लिए। अब हम देखते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V और P बराबर K 1/V। ठीक है, तो ग्राफ हमें क्या लेना है बच्चों, ये ग्राफ लिया अपन ने, एक तरफ ले लिया 1/P, एक तरफ ले लिया V। ठीक है बेटा, 1/P या 1/B कर लो एज यू विश। आप इसको 1/B कर दीजिए, इसको P कर दीजिए, इन दोनों के बीच में आप ग्राफ ले लो। तो बेटा एक बात बताओ, आपने एक ग्राफिकल इक्वेशन पढ़ी होगी y बराबर mx। तो यहां पर अगर हम जोड़े तो y बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स। k किसके बराबर है, m के, और x एक्सिस पर क्या आ रहा है, 1/V आ रहा है। यानी जो आपका स्लोप आ रही है ये k किसके बराबर हो जाएगी, k के बराबर। m क्या है, यहाँ पे स्लोप है, तो स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगी, k के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर हमने मान के चलिए किसी का प्रेशर बढ़ाया, इतना प्रेशर किया, तो वॉल्यूम इधर जाने पर घट रहा है, तो वॉल्यूम इतना हो गया, इन दोनों को अपन ने मिलाया। फिर आपने प्रेशर और बढ़ाया, 1 2 3 4 5, आपने इतना किया, इतना हो गया। आपने प्रेशर और बढ़ाया, इतना बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ाया, इतना बढ़ गया। तो बेटा आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी, लेकिन ये लाइन किनारे पर मैच नहीं होगी, यहां पर डॉट 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 लगाने पड़ेंगे। कहेंगे सर क्यों, बेटा एक बात बताओ, यहां पर तो वॉल्यूम जीरो होगा ना, वॉल्यूम जीरो होगा ना यहां पर। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो यार मतलब कैसे पॉसिबल है। अगर आपने यहां पर घटाते जा रहे हैं, या फिर आप इसको V कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको V कर दीजिए, इसको 1/P कर दीजिए, 1/P, तो यहां पर तो वॉल्यूम जीरो हो गया। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उस ग्राफ को आप एंड तक नहीं मैच करना, कभी भी यहां तक छोड़ देना।
और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट, वही होगा टेम्परेचर। यानी जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा, क्योंकि अभी अपन को क्या मालूम था बेटा, पीवी बराबर के, ठीक है, और पीवी बराबर के एन आर टी, के किसके बराबर है, एनआरटी के। तो अगर एन और आर फिक्स है तो पीवी बराबर किसके हो गया, टी के, यानी के बराबर टी के। यानी स्लोप बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर स्लोप किसके बराबर आ रही है, के की। तो अगर एक गैस के लिए आ रहा, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 आ रहा, दूसरी गैस के लिए आपने बनाया ये आ गया, इसका T2 आ गया, तीसरी गैस के लिए मान के चलो ये आ गया आपके पास, ये T3 आ गया। तो जिसकी स्लोप जितना ज्यादा एंगल बनाएगी, जाहिर सी बात है उसका वही रिलेशन तो बनेगा ग्राफ में। तो याद रखना, टेम्परेचर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो अलग अलग गैसों का, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर T1, T2, T3, तो इन तीन गैसों का, गैस आपके पास ए, गैस बी, गैस सी, ए बी सी, तो गैस का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर स्लोप पर डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए यहां पर, तो स्लोप सबसे ज्यादा किसकी आ रही है बेटा, वहीं पर T3, T2, T1, यही इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर है। ये ग्राफ हमें बहुत बहुत चीजें सिखा देता है कि अगर आपकी स्लोप जितनी ज्यादा हो रही है तो टेम्परेचर बच्चों उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये तीसरा ग्राफ था, इसको बोला था ग्राफ नंबर 3, किसकी, P वर्सेस 1/V की, ये ग्राफ, या V वर्सेस 1/V के। डन, नोट हो गया। चलिए अब आपको इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। वही सवाल है बेटा, सेम, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, हर एक कर्व पर टेम्परेचर क्या होगा। तो यार बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने ये ग्राफ बनाया, ए बी सी डी, चार कर्व इस पे आ रहे हैं, तो इनका टेम्परेचर भी T1, T2, T3, T4 हो जाएगा। यहां पर V0, V बढ़ रहा है, 1/P बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर T1, T2, T3, T4 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप इस ग्राफ को किस में ले सकते हैं, और 1/P और V से रिस्पेक्ट में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखना, यहां पर आप, जैसे आपने अभी V लिया, यहां पर P ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, ये ले लो या ये ले लो, ठीक। तो जैसे जैसे ही स्लोप बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट A, B, C, D, E, F, इन पॉइंट्स का टेम्परेचर क्या होगा, तो आपको पता है सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे A, B, C, D। A के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस कर्व पर आएगा, D पर, यानी D के लिए यहां पर हमने लिखा D। फिर C पर F और E, F और E। फिर B पर मिल रहा है ओनली C, और A पर मिल रहा है A एंड B, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। नोट कर लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर यहां पर मिल गया। क्लियर हो गया बच्चों, डन, रब कर दें। ये बेटा यहां पर हमारा वॉइस लॉ पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है बेटा। वॉइस लॉ को हम लोगों ने यहां पर खत्म कर दिया। अब वॉइस लॉ के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और गैस इक्वेशन। देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय।